नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो बिहार से आ रही है। बिहार की सियासत से ही बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर आज होने वाली महागठबंधन की बैठक में घटक दलों के नेता साझा घोषणा पत्र पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक के एजेंडे में कई विषय हैं जिनमें घोषणा पत्र सर्वाधिक प्रमुख है। इधर के महीनों में अपनी घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार महागठबंधन को मुद्दों पर हथियार विहीन करती जा रही है। ऐसे में महागठबंधन के समक्ष एक ऐसा साझा घोषणा पत्र जारी करने की चुनौती बन गई है जिसमें सभी वर्ग और समाज को संतुष्ट किया जा सके। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां महागठबंधन की आज एक पटना में एक अहम बैठक होने वाली है। महागठबंधन की इस बैठक की तेजस्वी यादव अध्यक्षता करेंगे। साझा घोषणा पत्र पर विचार विमर्श किया जाएगा तमाम घटक दलों को साथ में लेकर। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो भी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश पटना से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। दानिश, चुनाव में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है बिहार के विधानसभा चुनाव में। ऐसे में जो ताकत सत्ता पक्ष लेकर के आ रहा है उसके काट के लिए आज यह बैठक कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है? कौन कौन इसमें शामिल होंगे? क्या कुछ मुद्दे होंगे जिस पर बातचीत होगी? जी कुणाल, देखिए आज की जो महागठबंधन घटक दलों की जो बैठक है वो बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है और ऐसे में ये बैठक आज तेजस्वी यादव के आवास पर होगी। और इस बैठक में जो है ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी और इस बैठक में सीट शेयरिंग की बात हो सकती है और सभी दलों के नेता, जो बड़े नेता है वो अपने शामिल होंगे। साथ ही जितनी भी कमेटी बनाई गई है वो अपने अपने प्रपोजल रखेंगे कि ये मांगे हैं। आरजेडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रपोजल का महत्वपूर्ण बात ये होगी कि घटक दल अपने शामिल पार्टियों को कैसे मात दिया जाए और साथ ही चुनावी अभियान को लेकर मीडिया के बीच कैसे अपनी बातों को मजबूती से रखा जाए और इसके लिए कमेटी ने रणनीति तैयार की है। साथ ही इस घटक दल में एक और घटक को जोड़ने की तैयारी में जो पशुपति पारस की जो पार्टी है उसको भी जोड़ने की बात आज हो सकती है बैठक में। कितना एडवांटेज दे सकते हैं पशुपति पारस साहब, क्योंकि एक वक्त वह एनडीए के साथ थे, उनका कितना जनाधार होगा और क्या महागठबंधन में आने से कुछ लाभ हो सकता है या नहीं? जी ये तो देखने की बात होगी, मगर जो है ये है कि जो क्योंकि पशुपति पारस जो है एक लंबे समय से बिहार की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन को कुछ फायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पिट्रोडा, सुमन दुबे समेत 7 लोगों की दलील पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एएसजी एसवी राजू जवाब देंगे। आज इस मामले पर सुनवाई पूरी हो जाएगी और संज्ञान लेने के मामले पर आज ही कोर्ट फैसला सुरक्षित कर सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है और 7 लोगों की दलीलों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एएसजी एसवी राजू जवाब देंगे। ख़ास बात यह है कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पिट्रोडा, सुमन दुबे समेत 7 लोगों ने अपनी दलील दी है और इसी के लिए आज एसवी राजू इन दलीलों का जवाब देंगे। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुचर्चित यह मामला नेशनल हेराल्ड केस वाला और अब इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दलीलों पर जो जवाब दिया जाएगा, क्या यह माना जाए कि आज इस मामले पर फैसला आ सकता है, आ जाएगा और आगे भविष्य क्या होने वाला है इस पूरे केस का, यह तय हो जाएगा? कुणाल, देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट मैं बता दूं कि इस मामले में जो ये सुनवाई चल रही है वो सिर्फ
संज्ञान लेने पे चल रही है कि क्या इस मामले में संज्ञान लिया जाए और इस मामले पे ट्रायल चलाया जाए या नहीं। तो अभी इस मामले में कोई फैसला आना, और अगर आज की जब सुनवाई पूरी होती है तो सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखेगा। उसका कारण ये है कि इसमें जो चाहे वो एजेंसी हो या फिर जो इसमें आरोपी हैं उनकी तरफ से दलील दी गई है, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जो ईडी है उसका ये कहना है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जबकि इनका ये कहना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जा रही है उसके कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं है। हालांकि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जा रही है वो प्राइवेट पार्टी के एप्लीकेशन पे की जा रही है, और जो ECIR की जाती है उसके लिए कोई सक्षम प्राधिकरण होता है जिसके जांच के आधार पर ECIR दर्ज की जाती है। तो यहाँ तो केस बनता ही नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि कोर्ट क्या इस मामले में संज्ञान लेगा, जिससे बाद में समनिंग करी जाएगी और ट्रायल को स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी ये प्राइमा फेसिया स्टेज पे है। अगर कोर्ट को इन सुनवाई के बाद ये लगता है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला बनाया गया है, जो ECIR शिकायतकर्ता ये जो बीजेपी नेता हैं उनकी तरफ से दर्ज कराई गई है, अगर उसको वैलिड ग्राउंड मानते हैं तो इस पे केस चलाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये यहीं से खारिज हो जाएगा, तो इस पे केस नहीं चलेगा। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट जाएगा और वहां से इसको फिर से कहा जाएगा कि इसमें जो ECIR दर्ज की गई उस पर कार्रवाई की जाए और मनी लॉन्ड्रिंग दर्ज की जाए। और जो AJL है, AJL का साफ साफ कहना है कि जो यंग इंडिया कंपनी बनाई गई थी, जो एसोसिएट जनरल थी, नेशनल हेराल्ड, जो ये चीजें थी, ये पूरी एक कंपनी बनाई गई थी भारत के इतिहास से जुड़ी हुई चीजों को संरक्षित करने के लिए, और इसका मोटिव कभी भी ये नहीं रहा कि पैसा कमाना है। ऐसे में तो जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई और इसका हिस्सा लिया गया, और एक खास सवाल जो इसमें आरोपी उनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले में मोतीलाल वोरा जो थे, जिनकी मौत हो चुकी है, वो इस मामले में जानकार थे और इस कंपनी के MD भी थे। उनको सब चीजें पता थी कि ये चीज कैसे हो रही, क्योंकि नॉन प्रॉफिट नॉन गेन के आधार पे था, क्योंकि इसमें जो भी चीजें होती थी उससे वो किसी जो इसमें लोग कंपनी में जुड़े हुए थे उनको डायरेक्ट फायदा नहीं होता था या डायरेक्ट उनको पैसा नहीं आता था, क्योंकि वो कंपनी के लिए जाता था। और ईडी ने यही काम किया कि मोतीलाल वोरा की मौत का इंतजार किया, जिसके बाद ये इस केस को स्टैब्लिश कर सकें। इस वजह से इस मामले में केस बनता ही नहीं है। अब चूंकि आज ईडी की तरफ से ASG राजू हैं, जो आरोपियों की तरफ से दलील दी गई है, उस दलील पर अपना जवाब देंगे और उसके बाद ही कोर्ट ये तय करेगा कि इसे सुरक्षित रखने के बाद इसमें आदेश कब देता है और आगे की प्रक्रिया कब शुरू करता है। ओके, बहुत धन्यवाद विवेक आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड मंत्रालय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों में झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य के विभिन्न थानों में उपयोग किए जा रहे अधिकांश वाहन अब जर्जर हो चुके हैं। थानों में वाहनों की कमी और उनकी खराब स्थिति को देखते हुए 1255 चार पहिया और 1697 दो पहिया वाहन खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया है। इन वाहनों की खरीद GEM पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिस पर कुल 146.79 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यदि GEM पोर्टल पर वाहन उपलब्ध नहीं रहते हैं तो खरीदारी वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 2315 के तहत 2 चरणों में की जाएगी। तो ये बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, जहां 1 से 7 अगस्त तक अब मॉनसून सत्र चलने का निर्णय लिया गया है और कैबिनेट बैठक में इसके अलावा कुल 27 प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। इसके साथ ही जो विभिन्न थानों में गाड़ियां उपलब्ध रहती हैं पुलिस विभाग के पास, उनकी खराब स्थिति को देखते हुए अब नए वाहनों को खरीदने के लिए भी स्वीकृति मिल गई है और बहुत बड़ी संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन अब थानों के लिए खरीदे जाएंगे। तो कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अहम यह बैठक थी, इसकी अध्यक्षता खुद झारखंड के CM हेमंत सोरेन कर रहे थे और झारखंड मंत्रालय में यह बैठक हुई है और इसमें तमाम
वरिष्ठ पदाधिकारी और मंत्रीगण भी मौजूद रहे। झारखंड में लगातार जो बात चल रही थी कि अब मानसून सत्र की तारीख कब से इसकी शुरुआत होगी, तो वह लगभग तय हो गया है। 1 तारीख यानी 1 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियों का बिगुल बज चुका है। घर घर जाकर मतदाताओं की गणना, सर्वेक्षण और हस्तलिखित ड्राफ्ट तैयार करने का काम 14 अगस्त से 29 सितंबर के बीच होगा। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में शामिल होने की स्थिति में समाप्ति और मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्रवाई 18 जुलाई से 13 अगस्त के बीच होगी। इसी अवधि में बीएलओ और पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन, प्रशिक्षण और स्टेशनरी बांटने का काम पूरा किया जाएगा। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, तो अब उत्तर प्रदेश की बारी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर के। क्या मान लिया जाए कि अब बिल्कुल सरकार ने कमर कस लिया है और अब जो तैयारियां हैं उनको फाइनल रूप दिया जा रहा है? क्या कुछ खास होने वाला है और ऐसे में क्या आदेश पारित भी किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से? बिल्कुल कुणाल, देखिए अगले साल की शुरुआत में पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदाता सूची को के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 18 जुलाई से पंचायत चुनाव की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो जाएंगी, जब जो नामों में संशोधन है, जो वोटर लिस्ट है, उसकी तैयारियां शुरू होंगी। और जो बीएलओ है जो इस वोटर लिस्ट के काम में लगाए जाते हैं, उनके लिए आज से ही काम शुरू हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट की अधिसूचना है वो कल जारी हो चुकी है और अब एक तरह से प्रक्रिया पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। अगले साल अप्रैल में ये संभावित माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता आनंद सिंह बता रहे थे कि अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी और जनवरी 2025 के आसपास की तिथि मुकर्रर की गई है। 18 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु होगी उनके नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में माओवादी दंपति समेत 12 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सरेंडर करने वाले माओवादियों में एक पश्चिम बस्तर डिवीजन का डिवीजन कमेटी सदस्य, एक गढ़चिरौली डिवीजन का डिवीजन कमेटी सदस्य, एक एरिया कमेटी सदस्य और एक माड़ डिवीजन प्लाटून नंबर 32 का सेक्शन कमांडर शामिल है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई और 12 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। मुठभेड़ में मौत के डर से इन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 22 और नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में डिवीजन कमेटी सदस्य चंदना उर्फ बुरसु पुनेम और अमित उर्फ हिंगा पर 8 लाख रुपए तक का इनाम था। एरिया कमेटी सदस्य अमित की पत्नी अरुणा पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ से उनसे बातचीत करेंगे। जी पीयूष, लगातार छत्तीसगढ़ वह इलाका है जहां सबसे ज़्यादा प्रहार नक्सलियों के ऊपर हो रहा है और ऐसे में अब बहुत बड़ी संख्या में उनका सरेंडर करना क्या इस बात का सूचक है कि जो डेडलाइन है उसके पहले ही मामला साफ हो जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए और ताज़ा सरेंडर जो किया गया है लोगों की तरफ से, नक्सलियों की तरफ से, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं?
देखिए, यहाँ पे दर्शकों को सबसे बड़ी बात हम यहाँ बता दें कि 17 महीने की विष्णुदेव साय जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अभी राज कर रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। इससे पूर्व जो गृह मंत्री आए थे अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है नक्सल मुक्त बस्तर और नक्सल मुक्त भारत। तो उसके तहत अभी तक जो ताजा आंकड़े आए हैं, जो पुलिस विभाग ने जारी किए हैं, उसमें करीब 1438 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसका पहली वजह यह है कि आत्मसमर्पण की जो नीति है वो बहुत अच्छी सरकार ने बनाई है, राज्य सरकार ने। उसमें 2 बिंदुओं को और जोड़ा गया है। परसों गृह मंत्री ने उसमें कहा है कि आत्मसमर्पित करने वाले नक्सलियों की जिनकी नसबंदी दबावपूर्ण तरीके से वहां के नक्सल वालों ने करवा दी है, उनको भी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य शिक्षा उन्हें मुफ्त दी जाएगी। शादी उनकी सामूहिक कराई जाएगी अगर वो करना चाहते हैं, उसका पूरा खर्चा वहन करेगी सरकार। तो ये प्रत्यर्पण जो नीति है उसके तहत नक्सल अब अपनी मुख्य धारा में लौट रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, बंदूक छोड़ रहे हैं। तो ये प्रत्यर्पण नीति है, उसके तहत ये हो रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो फोर्सेस हैं, जो इंटर स्टेट पुलिसिंग हो रही है, उसके कारण जो दबाव नक्सलियों पर बन रहा है, लगातार जो मुठभेड़ हो रही है जिसमें नक्सली मारे जा रहे हैं, तो वो भी एक दहशत का कारण है नक्सलियों के बीच में, जिसके कारण वो अब ना चाहते हुए भी, कुछ नक्सली गुट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल प्रत्यर्पण या आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते, लेकिन दबाव इतना ज्यादा है कि या तो जिंदा रहना और मरने के बीच की स्थिति है, तब वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा में लौट रहे हैं, ताकि नीतियों का भी फायदा हो सके और उनके बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो सके। कुणाल जी, और ये जो ताजा सरेंडर हुआ है पीयूष, इसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, 12 नक्सलियों का जो आत्मसमर्पण हुआ है उसमें नक्सल दंपत्ति भी हैं, जो महिला नक्सली है उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है। तो साफ तौर पे यहाँ दर्शक इस बात को जान लें कि छत्तीसगढ़ में जो आत्मसमर्पण की जो नई पुनर्वास नीति यहाँ पे बनाई गई है, उसके मद्देनजर आत्मसमर्पण हो रहा है। क्योंकि अब नक्सली जंगल में रहना नहीं चाह रहे हैं, नक्सलियों पे दबाव है, नक्सली अब मरने से भी डर रहे हैं और मुख्य धारा पे आ रहे हैं, ताकि उनके बच्चों को और उनको एक बेहतर जीवन यापन करने का मौका मिल जाए, जिसके तहत वो जो इनामी नक्सली हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनामी नक्सली हैं, ये जो कमांडर हैं या जो अच्छे अच्छे पोस्ट में बैठे हैं नक्सल विंग में, वो अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इसी के कारण जो गुटबाजी है वो साफ तौर पे बस्तर, दक्षिण बस्तर में दिखाई दे रही है कि नक्सली 2 फाड़ में बढ़ चुके हैं। एक नक्सल गुट ऐसा है जो अब मुख्य धारा में लौटना चाह रहा है और दूसरा ऐसा है जो बंदूक के सहारे अपने जीवन को जीना चाह रहा है। कुणाल जी, बहुत धन्यवाद पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। इसका एक अहम कारण दोनों इंजन का बंद होना था। हैरान करने वाली बात यह भी है कि प्लेन जरूरी ऊंचाई हासिल कर चुका था, लेकिन इसके बाद दोनों इंजन रन से कट ऑफ मोड में चले गए। AAIB की रिपोर्ट में पायलट की बातचीत का भी जिक्र है। एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग ड्रीमलाइनर 787 के पायलट सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर ने इंजन बंद होने को लेकर सवाल जवाब किया था। एयर इंडिया प्लेन क्रैश का यह मामला और अब टेक ऑफ के समय आखिर विमान का कितना वजन था, फ्यूल कितना था, क्या सब सही था, सिर्फ 1 सेकंड में रन की जगह कैसे कट ऑफ हो गए दोनों इंजन, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो प्रारंभिक रिपोर्ट जो हुई है वह सामने आ गई है अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद, और AAIB की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के बाद यह प्लेन क्रैश हो गया था। हैरान करने वाली बात है कि प्लेन ज़रूरी ऊंचाई जो है वो हासिल कर चुका था, लेकिन इसके बाद दोनों इंजन रन से कट ऑफ मोड में चले गए। हालांकि AAIB की रिपोर्ट में पायलट की बातचीत का भी जिक्र है। एयर इंडिया की फ़्लाइट बोइंग ड्रीमलाइनर 787 के पायलट सुमित सभरवाल
और को पायलट क्लाइव कुंदर ने इंजन बंद होने को लेकर बातचीत की थी। तो एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं और आखिर अब यह जानना है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ था। इस बारे में भी जो बातचीत हुई है वह सामने आई है। क्या हुआ था, एयर इंडिया का एक बोइंग 787 विमान VT-ANB जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था वो टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गया। हादसा 12 जून 2025 को दोपहर 1:39 पर हुआ था। हादसे की इस जांच में कौन कौन लोग शामिल थे, तो भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू की। कई देशों के एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा। कितने लोग मारे गए? कुल 260 लोग मारे गए, 229 यात्री, 12 क्रू और 19 जमीन पर मौजूद लोग। एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ। विमान के बारे में जानकारी, विमान 2012 में बना था। GEnx-1B इंजन लगे थे। इसके रखरखाव में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। उड़ान से पहले कुछ छोटे मोटे टेक्निकल पॉइंट सक्रिय थे, लेकिन सब नियंत्रण में था। कितना नुकसान हुआ? विमान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। जमीन पर 5 इमारतों को भी आग और टक्कर से भारी नुकसान हुआ। आखिर विमान कहां गिरा? रनवे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया। मलबा लगभग 1000 फीट इंटू 4000 फीट तक फैला रहा। विमान में कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। वजन सीमा के अंदर यह विमान था और कोई खतरनाक सामान नहीं था। दोनों पायलट उड़ान से पहले पूरी तरह फिट थे। पायलट और ATC की बातचीत हुई थी। टेक ऑफ की अनुमति 8:07 UTC पर मिली थी। 2 मिनट बाद 8:09 UTC पर पायलट ने मेडे कॉल किया, यानी आपात स्थिति बताई। हादसे की वजह क्या थी? टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन्स के फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद हो गए, जिससे इंजन रुक गए। कॉकपिट की बातचीत में एक पायलट ने पूछा कि स्विच किसने बंद किया, दूसरे ने कहा कि नहीं किया। पायलटों ने इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन एक इंजन ठीक से शुरू नहीं हुआ। आपातकालीन पावर सिस्टम खुद ही चालू हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।